So in electrochemical cell, we require two containers. This is the first container, and this is the second one container. In first container, we take zinc rod. This is the zinc rod. Two container. We will take two container. In first container, we take zinc rod, and solution is filled जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज फिल्ड इन द कंटेनर. इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है. और इसकी जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो कितनी है? 1 मोलर है. इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी लेनी है? 1 मोलर लेनी है. तो ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर भरा है, इसकी हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी रखनी है? 1 मोलर रखनी है. दूसरा जो हमें कंटेनर लेना है, उस कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है बच्चों? कॉपर की रोड डालनी है. कॉपर रोड. कॉपर रोड. ये जो रोड है बच्चों, ये कौन सी रोड है? कॉपर रोड. और इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम भरेंगे, कौन सा भरेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरेंगे. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जिंक रोड एंड कॉपर सल्फेट solution, and the concentration of copper sulfate solution is 1 molar. 1 molar इसकी क्या रखेंगे हम? कंसेंट्रेशन रखेंगे. अब इस सेल को हम क्या करेंगे बच्चों? इस सेल को परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको एक एक्सटर्नल कंडक्टिंग वायर से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जोड़ देंगे बच्चों. अब ये जो जिंक है और ये कॉपर है, ये किसकी तरह काम करेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स. क्या बोलते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोड्स. तो व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स? इलेक्ट्रोड्स आर मेटेलिक रोड्स. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं बच्चों? मेटेलिक रोड्स होते हैं. तो इलेक्ट्रोड्स या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है. अगर नेगेटिव होगा उसको हम बोलेंगे एनोड, और अगर पॉजिटिव होगा उसको हम बोलेंगे कैथोड. इलेक्ट्रोड्स के बारे में हमें पता चल गया. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? मेटेलिक रोड्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं. और ये जो मेटेलिक रोड्स है किसके अंदर डिप होती है? इसके खुद के सॉल्यूशन के अंदर डिप होती है. जैसे हमने जिंक लिया है, तो जिंक को किस किस सॉल्यूशन के अंदर डिप करवाना है? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करवाना है. इसी टाइप से जो हमने कॉपर लिया है, कॉपर की रोड ली है, इस कॉपर की रोड को हमें किस में डिप करवाना है? इसको हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है. और तो कंसेंट्रेशन दोनों की कितनी रखनी है हमें बच्चों? 1 मोलर सॉल्यूशन लेना है. 1 मोलर सॉल्यूशन. 1 मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता होगा. अब हमें क्या करेंगे बच्चों? इस सेल को, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को वर्किंग में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे. और कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद में इसमें हम क्या लगा देंगे बच्चों? एक एमीटर लगा देंगे. एमीटर क्या करेगा? करंट को बताएगा. करंट का मैग्नीट्यूड को बताने का काम करेगा. ये करंट बताएगा. या हम इसमें गैल्वेनोमीटर भी बता सकते हैं. गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट की डायरेक्शन बताएगा. तो ये करंट को मेजर करेगा कितने एम्पियर की करंट इसमें फ्लो हो रही है. तो एमीटर का काम आप लोगों सब लोगों को मालूम. तो सर्किट में ये अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया. अब हम क्या करेंगे बच्चों? अ, ये सोल्ट ब्रिज दिया हुआ है. इस सोल्ट ब्रिज का काम मैं बता देता हूँ. ये सोल्ट ब्रिज है. ये सोल्ट ब्रिज क्या होता है बच्चों? एक यू शेप की ट्यूब होती है. सोल्ट ब्रिज इज यू शेप ट्यूब. ये जो सोल्ट ब्रिज है बच्चों, ये क्या है? ये एक यू शेप की ट्यूब है. यू शेप्ड ट्यूब. यू शेप्ड ट्यूब. इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब इसके अंदर हम डालेंगे. अभी ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब ये खाली नहीं है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ. इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है बच्चों. और ये सॉल्यूशन कौन सा होता है? ये सॉल्यूशन है या तो इसके अंदर KCl हो सकता है. KCl या इसके अंदर KNO3 हो सकता है. अमोनियम क्लोराइड हो सकता है. अमोनियम क्लोराइड. ये इसके अंदर बच्चों क्या होंगे? ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स फिल होंगे. इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट्स फिल होंगे. अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों, ये अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके इस ग्लास इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब के अंदर फिल किए जाते हैं. इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब के अंदर अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर इन केमिकल्स को मिक्स करके ट्यूब के अंदर फिल किया जाता है. इन तो इस सॉल्यूशन को फिल करने का रीजन क्या है सॉल्ट ब्रिज में, मैं बता देता हूँ. तो ये जो अगर अगर सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये सेमी सॉलिड सॉल्यूशन होता है. इस सेमी सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर ये जो हमने बताया था, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सॉल्यूशन को इसके अंदर हम
फिल कर देते हैं अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके। तो अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर इसको मिक्स करके इस यूट्यूब इन्वर्टेड यूट्यूब के अंदर फिल करते हैं। और साथ में ये जो इसके जो ओपनिंग है बच्चों, ये जो ओपनिंग माउथ है, इसके ओपनिंग माउथ के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग लगाने का रीजन ये है कि अगर हम कॉटन प्लग नहीं लगाएंगे तो ये जो अगर सॉल्यूशन के अंदर जो इसके अंदर केमिकल भरे हुए हैं, ये सारे केमिकल क्या होंगे बच्चों, ये इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, ये इन सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा और ये इन सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो इसको इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, ये कॉटन प्लग लगा देते हैं। अब ये सोल्ट ब्रिज का काम क्या है, सोल्ट ब्रिज का काम हम आगे पढ़ेंगे। सोल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है और साथ में सर्किट को कंप्लीट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड टू कंप्लीट द सर्किट। तो हमारा अब सर्किट कंप्लीट हो गया। अब सर्किट कंप्लीट होने से क्या होगा बच्चों, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी और केमिकल रिएक्शन से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस टाइप से प्रोड्यूस होती है इसको हम समझते हैं। तो ये जो जिंक रोड है बच्चों, ये जिंक रोड क्या करेगी, जिंक रोड अपने अ, दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिंक Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये हम इसका पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये दो कंटेनर है, दोनों कंटेनर का नाम भी अलग अलग है। ये जो जिंक रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप है, इसको हम बोलते हैं बच्चों हाफ सेल। ये एक हाफ सेल है और ये हाफ सेल है। दिस इज द हाफ सेल एंड दिस अनदर हाफ सेल, दीज आर टू हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल का अलग अलग नाम है। इस जो हाफ सेल है बच्चों ये वाला, इसको हम बोलते हैं एनोड हाफ सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, एनोड हाफ सेल। इसके तीन चार नाम है, मैं बता देता हूँ बच्चों कौन कौन सा नाम है। एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, जिंक जिंक हाफ सेल, जिंक हाफ सेल। और इसका और क्या नाम है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड नेगेटिव हाफ सेल। इसके चार नाम हो गए। नेगेटिव हाफ सेल, ये जो हमारे पास में जिंक के एक कंटेनर के अंदर इस रोड को हमने डिप किया है, साथ में सॉल्यूशन कौन सा है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन फिक्स है बच्चों, 1 मोलर सॉल्यूशन हमने लिया है जिंक सल्फेट का। तो ये एक से ये जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है और दोनों पार्ट को बोलते हैं हम हाफ सेल। जिंक जिस सॉल्यूशन के अंदर भरा है उस सेल को हम बोलते हैं हाफ सेल और उस हाफ सेल का नाम है एनोड हाफ सेल। इसको हम बोलेंगे बच्चों एनोड हाफ सेल। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको जिंक हाफ सेल बोल सकते हैं, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं, या इसको हम नेगेटिव हाफ सेल बोल सकते हैं। तो इसके चार नाम हो गए। इसी टाइप से जो कॉपर रोड है, जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप है और जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है, 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। तो इस सेल का जो नाम दे रखा है, इसका नाम है कैथोड हाफ सेल। इट इज ए कैथोड हाफ सेल। इसको हम बोलेंगे बच्चों कैथोड हाफ सेल। जैसे हमने इसको एनोड हाफ सेल नाम दिया था, तो हम इसको नाम देते हैं कैथोड हाफ सेल। इसको कैथोड हाफ सेल बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल। इसको हम बोलेंगे कॉपर हाफ सेल, कॉपर हाफ सेल। इसको हम बोल देंगे बच्चों रिडक्शन हाफ सेल। थर्ड नेम है इसका रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और फोर्थ नेम इसका है पॉजिटिव हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और फोर्थ इसका जो नाम है वो है पॉजिटिव हाफ सेल। तो इसके चार नाम हैं। तो चारों नाम में से कोई भी नाम हो तो आप कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, कौन सा रिडक्शन हाफ सेल है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए और आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो अब रिएक्शंस किस टाइप से होती है, तो रिएक्शंस मैं बता देता हूँ। तो जिंक जिस कंटेनर के अंदर जिस कंटेनर के अंदर जिंक रोड डिप है बच्चों, ये कंटेनर जिसके अंदर ये जिंक रोड डिप है, ये जिंक रोड है और इस कंटेनर के अंदर डिप है और इस कंटेनर को हम बोलते हैं हाफ सेल। और ये कौन सा हाफ सेल है बच्चों, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसको हमने एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया, ये एक्सटर्नल सर्किट से हमने इसको जोड़ दिया। अब
ये दूसरा हमने कंटेनर ले लिया, ये दूसरा हाफ सेल है, और दूसरे हाफ सेल में हमने एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया। दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा बच्चों? कॉपर का है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? सॉल्यूशन भर दिया। सॉल्यूशन कौन सा भरा हुआ है? यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा हुआ है, CuSO4 सॉल्यूशन भरा हुआ है। और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है कितना है बच्चों? 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या क्या है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है, ये जिंक सल्फेट है, ZnSO4। और इसका जो कंसंट्रेशन हमने लिया है वो कितना लिया है? 1 मोलर लिया है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब हमने क्या किया बच्चों? जैसे ये हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ये एमीटर लगा दिया। जैसे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे, साथ में हमने यहाँ पे सोल्ट ब्रिज भी लगाया, ये सोल्ट ब्रिज लगा दिया। सोल्ट ब्रिज का काम अभी हमने बताया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना और साथ में सर्किट को कंप्लीट करना। तो जैसे हम ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे, इस सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो जिंक की रोड है, यहाँ से जो जिंक है ना, जिंक का क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा। और जिंक क्या करेगा? जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 के अंदर। और क्या होगा? ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Zn+2 के अंदर। तो जिंक यहाँ से क्या होगा? जिंक यहाँ से, जिंक के जो एटम्स है वो यहाँ से रिमूव होते जाएंगे और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? Zn+2 के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ेंगे? Zn+2 के आयंस बढ़ेंगे। और साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये जिंक क्या करेगा? ये जिंक रोड के ऊपर क्या कर देगा? ये जिंक रोड के ऊपर छोड़ देगा। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स है बच्चों, ये जो जिंक रोड है ये बहुत सारे जिंक के एटम से मिलकर बनी हुई है। तो सारे जिंक क्या करेंगे? जिंक के एटम्स क्या करेंगे? Zn+2 के अंदर कन्वर्ट होंगे और दो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इस रोड के ऊपर छोड़ देंगे। तो इस रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। इस रोड के ऊपर, जिंक रोड के ऊपर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसीलिए इस रोड को हमने क्या नाम दिया है बच्चों? एनोड टर्मिनल। इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों? एनोड टर्मिनल। क्योंकि इसके ऊपर क्या है बच्चों? और ये इसका जो चार्ज है बच्चों कैसा है? नेगेटिव। इसका क्या चार्ज है? एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और इसका चार्ज नेगेटिव है। रीजन क्या है नेगेटिव का? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। अब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहाँ से पास करेंगे और इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। अब हमें पता है बच्चों, यहाँ पे ये जो कॉपर है, कॉपर किसके अंदर डिप है? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप है। तो कॉपर सल्फेट के अंदर हमें पता है, जो ये कॉपर सल्फेट है ना बच्चों, ये भी ये स्ट्रॉन्ग, ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये जो कॉपर सल्फेट है किसके अंदर डिसोसिएट होता है? ये कॉपर+2 के अंदर, कॉपर+2 के अंदर, एंड SO4 2- के अंदर ये डिसोसिएट रहता है सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आएंगे, इस रोड के थ्रू आएंगे, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी Cu2+ के जो आयंस है, इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी Cu+2 के आयंस है बच्चों, इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी Cu2+ के आयंस है, वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को जो इस इस नेगेटिव रोड से आ रहे हैं, इस एनोड से आ रहे हैं, इस जिंक की तरफ से आ रहे हैं, वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो Cu+2 के आयंस है बच्चों, Cu2+, ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट इनटू कॉपर। और ये जो कॉपर है बच्चों, ये क्या होगी? ये डिपॉजिट होने लग जाएगी इस रोड के ऊपर। इस रोड के ऊपर ये कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगी। इस रोड के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन बढ़ता रहेगा। तो ये रोड क्या होगी? धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। और इस रोड में क्या है? जिंक जिंक के जो एटम्स है वो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जिंक+2 सॉल्यूशन के अंदर आता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस रोड के ऊपर देता रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आते हुए कॉपर की साइड में आएंगे, कॉपर रोड के थ्रू सॉल्यूशन के अंदर आएंगे और क्या करेंगे? सॉल्यूशन के अंदर जितने भी Cu+2 के आयंस है उसको क्या करेंगे ये बच्चों? ये रिड्यूस कर देंगे और किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे? कॉपर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और ये जो कॉपर है ये इस रोड के ऊपर जाके इकट्ठा होती रहेगी। अब बच्चों यहाँ पे देखो 2 रिएक्शंस हो रही है। जिंक ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया और Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हुआ। इसी टाइप से राइट हैंड साइड के अंदर Cu+2 है, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और राइट हैंड साइड में जो कॉपर की रोड पड़ी है वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस साइड में क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और राइट हैंड साइड में क्या होता है बच्चों, राइट हैंड साइड में रिडक्शन होता है। क्या रिडक्शन कैसे होता है, ये जो कॉपर प्लस टू के आयन से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसके अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, कॉपर मेटल के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसी वजह से राइट हैंड साइड की जो सेल है हाफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। जो मैंने बातें बताई है वो आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अ, अब देखो बच्चों, जैसे जैसे इसके अंदर जैसे इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ था जिंक सल्फेट के अंदर, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ था, तो ये हमें पता है बच्चों, जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन भरा हुआ था, तो जिंक सल्फेट भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। जिंक सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी इसके अंदर डिसोसिएट रहता है Zn+2 के अंदर, Zn+2 एंड SO4 2 माइनस, इसके अंदर डिसोसिएट रहता है। ये जो जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर डिसोसिएट रहता है। जैसे ये मैं वापस यहाँ पे बना देता हूँ एक नया डायग्राम। हाफ सेल बना रहा हूँ, मैं पूरा सेल नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ हाफ सेल बना रहा हूँ। कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना रहा हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना रहा हूँ। ये जिंक रोड है, इसके अंदर पड़ी है। ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है बच्चों, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर आयंस कौन कौन से होंगे, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ZnSO4, इसके अंदर जो आयंस होंगे वो कौन कौन से होंगे, आयंस होंगे Zn+2 के, Zn+2 एंड SO4, SO4 2 माइनस, ये आयन है इसके अंदर। तो जैसे जैसे बच्चों ये जिंक क्या करेगी, रिड्यूस, ये जिंक का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने से ये सारे जिंक के जो एटम्स हैं किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट होंगे। सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी Zn+2 के और SO4 के आयंस मौजूद है। सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी Zn+2 के और SO4 2 माइनस के आयन ऑलरेडी मौजूद है। ऊपर से क्या हो रहा है, जिंक भी क्या कर रही है, जिंक की रोड क्या कर रही है, जिंक की रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिंक किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, Zn+2 के अंदर। तो इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 की जो क्वांटिटी है, इसका जो कंसेंट्रेशन है, Zn+2 आयन का कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर बढ़ता रहेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस हाफ सेल के अंदर Zn+2 के आयंस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से जो मूवमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो जा रहे हैं, हमें पता है ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसके अंदर, ये जो हाफ सेल है, इस हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और यहाँ पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, Zn+2 के आयन जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, Zn+2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, Zn+2 के आयन ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ये Zn+2 के आयन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देंगे। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इस रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। और इस रोड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पे जो कॉपर प्लस टू के आयंस है बच्चों, यहाँ पे जो कॉपर प्लस टू के आयंस है वो क्या होंगे, वो रिड्यूस नहीं होंगे, और वो रिड्यूस नहीं होंगे तो यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम दूसरे हाफ सेल का बात करते हैं, दूसरा जो हाफ सेल है हमारे पास में है वो रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा ये हाफ सेल है हमारे पास में, रिडक्शन हाफ सेल, जिसमें यहाँ पे हमने क्या डाली है, ये कॉपर की रोड, ये कॉपर की रोड डाली, ये कॉपर रोड है। और कॉपर रोड किसके अंदर डिप है बच्चों, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट के अंदर सॉल्यूशन में डिप है, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी आयंस है, इसके अंदर ऑलरेडी आयंस है बच्चों। कौन कौन से आयन है इसके अंदर, कॉपर+2 के आयन है, और SO4 2 माइनस के आयन है, SO4 2 माइनस के आयन है, सल्फेट के आयन। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से आएंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो क्या करेंगे, कॉपर को रिड्यूस करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की जो कंसंट्रेशन है, कॉपर+2 आयन की कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब जब हम सेल को इनिशिएट करते हैं, जब हम सिर्फ केमिकल मिक्स करके सेल को सेटअप करते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं, तब क्या होता है, कॉपर के आयन और सल्फेट के आयन दोनों क्या होते हैं, 1 1 मोल होते हैं। ये इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना होता है बच्चों, 1 मोल होता है। इसका कंसंट्रेशन 1 मोल और इसका कंसंट्रेशन भी कितना होता है, 1 मोल होता है।
तो इनका जो कंसंट्रेशन है जो कितना होता है 1 मोल होता है। कॉपर प्लस 2 आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल है। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन भी कितना है 1 मोल है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कॉपर प्लस 2 आयन को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे और कॉपर प्लस 2 आयन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉपर के अंदर कन्वर्ट करेंगे और सारी कॉपर यहाँ पे जाकर जमा हो जाएगी। तो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर प्लस 2 आयन की कमी हो जाएगी, ये इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जबकि सल्फेट के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सल्फेट तो उतना उतना रहेगा, सल्फेट पहले भी 1 मोल था, अभी भी इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 1 मोल ही है, लेकिन कॉपर प्लस 2 आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हुई। अब ऐसी कंडीशन आने से क्या होगा, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे Zn+2 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में यहाँ पे जेड कुछ देर के बाद में यहाँ पे Zn+2 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इस सॉल्यूशन के अंदर SO4 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन पे आने के बाद में क्या होगा, इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बंद करने के लिए, इस कंटिन्यू हमें इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए हम क्या सेटअप कर देते हैं, एक सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं। अब ये सोल्ट ब्रिज अपने रोल में आएगा। अब सोल्ट ब्रिज का रोल क्या है मैं बता देता हूँ बच्चों। अब सोल्ट ब्रिज का रोल यहाँ से शुरू होगा। तो जैसे यहाँ पे Zn+2 की क्वांटिटी बढ़ेगी बच्चों, यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पहले इस सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 के आयन है, क्योंकि हमने क्या डाला है बच्चों, ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला है और ZnSO4 का सॉल्यूशन हमने कितना लिया है 1 मोल लिया है। ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है 1 मोल। तो 1 मोल लिया है तो ZnSO4 किसके अंदर डिसोसिएट होता है, Zn+2 के अंदर और SO4 2 माइनस के अंदर। तो यहाँ पे जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी 1 मोल होगी, SO4 की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 मोल होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो अब ये जो हमने सोल्ट ब्रिज लगाया है, सोल्ट ब्रिज के अंदर हमने जो KCl डाला है, KCl क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोलाइट है। KCl इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये जो KCl है इसके अंदर कौन कौन से आयन है, K+ आयन, K+आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, K+आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। इस सोल्ट ब्रिज के अंदर जो हमने KCl भरा है बच्चों, अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके इसके अंदर कौन कौन से आयन्स होंगे, K+आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। अब ये क्या करेंगे, अब इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इलेक्ट्रिक को कैसे बरकरार रखेंगे। अब यहाँ पे Zn+2 की क्वांटिटी बढ़ गई, अब इस Zn+2 को क्या करना है, कम करना है। तो इस Zn+2 को एक ही आयन कम कर सकता है, वो है नेगेटिव आयन। तो इस इस सोल्ट ब्रिज से Cl के जो आयन है वो इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, Cl नेगेटिव का आयन इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, Cl नेगेटिव का आयन इस सॉल्यूशन के आने से क्या होगा, Zn+2 के जो आयन एक्सिस में बन गए थे उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रल कर देगा। और न्यूट्रल करने से उसकी जो कंसंट्रेशन है Zn+2 के कंसंट्रेशन पहले के बराबर हो जाएगी, मतलब पहले जो 1 मोल हमने सॉल्यूशन लिया था उसी के अकॉर्डिंग Zn+2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब ये जो प्रोसेस है वो वापस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे क्या हुआ था, Copper+2 आयन इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी Cu+2 थे बच्चों, इसके अंदर Cu+2 है और SO4 2 माइनस है। और हमें अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि इसके अंदर जो SO4 के जो आयन्स है वो तो ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन जो Cu+2 का आयन है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और इस कॉपर प्लेट के ऊपर जाके इकट्ठा होते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, Cu+2 के आयन कम हो गए, लेकिन SO4 के आयन तो बहुत ज्यादा है। अब इस Cu+2 के आयन, अब इस SO4 नेगेटिव के आयन को बैलेंस करने के लिए, ये नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन राइट हैंड साइड के जो सेल है ना, रिडक्शन सेल, इसके अंदर नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब इस नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इस सोल्ट ब्रिज से जो पोटेशियम का आयन है, पोटेशियम का आयन ये पॉजिटिव आयन, ये इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होता रहेगा। अब ये मिक्स होगा तो ये क्या करेगा, इस SO4 आयन को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल करने से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वापस कम हो जाएगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। और प्रोसेस चलता रहेगा तो हमें हमें पता है बच्चों, ये एनोड रोड है, एनोड रोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड रोड से होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक जाएंगे, कैथोड रोड की तरफ जाएंगे। अब हमें पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा है अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, इट इज द ऑपोजिट सेटअप ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो
यहाँ पे किस डायरेक्शन से होगा, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, और एनोड से कैथोड की तरफ कौन मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मूव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे फ्रॉम जिंक हाफ सेल टू कॉपर हाफ सेल, एनोड हाफ सेल टू कैथोड हाफ सेल। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट करंट इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड की तरफ। तो आई होप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमने ये जो पढ़ा है बच्चों, सोल्ट ब्रिज जो हमने पढ़ा है, इसका जो सोल्ट ब्रिज हमने देखा है, इसका कुछ जो वर्क है वो भी हमें अभी देख लिया है, इसका क्या क्या वर्क है। यस, तो जो सोल्ट ब्रिज है इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज, द most important function of salt bridge is to maintain electrical neutrality of the two half cell solution। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, द सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल करंट को कंप्लीट करता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट को कंप्लीट कैसे करेगा, देखो यहाँ से तो हमने कनेक्ट कर लिया वायर से, एक्सटर्नल सर्किट को तो हमने वायर से कनेक्ट कर लिया, लेकिन इंटरनल सर्किट को भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इंटरनल सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं बच्चों, एक सोल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सोल्ट ब्रिज लगाने से क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इस सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन करता है, सोल्ट ब्रिज करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का जो मीनिंग है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी, जब जिंक आयन डिसोसिएट होकर सॉल्यूशन के अंदर आएंगे तो जिंक प्लस टू आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस जिंक प्लस टू आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सोल्ट ब्रिज से क्या होगा, Cl नेगेटिव के जो आयन है वो इस सॉल्यूशन के अंदर आते रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक्सिस में जो Zn+2 आयन है इसको क्या कर देंगे, ये न्यूट्रल कर देंगे। इसी टाइप से ये जो सोल्ट ब्रिज है, कैथोड की तरफ कॉपर प्लस टू आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर प्लस टू आयन सारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होकर कॉपर के कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और सारे कॉपर में जो कॉपर के जो एटम है इस कॉपर की मेटल के ऊपर जाकर चिपक जाएंगे। तो यहाँ पे सल्फेट की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए इस सोल्ट ब्रिज से क्या होगा, पोटेशियम के आयन है, जो पोटेशियम पॉजिटिव आयन है वो क्या होगा, इस सोल्ट ब्रिज से इस सॉल्यूशन के अंदर आएंगे और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेंगे। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बात और ध्यान देने लायक है कि धीरे धीरे ये जो जिंक की रोड है ये क्या हो जाएगी, पतली होती जाएगी। ये जिंक की रोड है धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और ये जो कॉपर की रोड है धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। कॉपर की रोड के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन होगा। बच्चों ये जो डिपोजिशन है, ये जो ब्लैक कलर की आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉपर की डिपोजिशन, ये कॉपर डिपोजिशन। तो जैसे जैसे सेल प्रोसीड होगा, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट लेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, कॉपर की जो रोड है वो क्या हो जाएगी, पतली होती जाएगी, और क्या होगा, जिंक की कॉपर की रोड मोटी होती जाएगी और जिंक की रोड है वो पतली होती जाएगी। तो ये बात हमें और ध्यान रखनी है। तो दो मेन फंक्शन हमने सोल्ट ब्रिज के बता दिए हैं। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करना। दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, और इसके दो ही इम्पोर्टेंट फंक्शन थे। तो ये हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो आप लोग मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में ये है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे अगर होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ये जो टॉपिक है हम कल पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड माय टुडेज लेक्चर। अगर आपका अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके।
तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।